अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। आज इसका आखिरी टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट। फिर अपने ये टॉपिक हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आप लोगों ने बहुत धैर्य बनाए रखा, पूरा चैप्टर पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन इसका आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है, उसको अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते ही हो कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है। यह है कि जुड़वा होते हैं, वो भी थोड़े बहुत आपको अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आनुवांशिक संगठन समान होता है। तो हर व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। उस वैज्ञानिक ने क्या है, उस वैज्ञानिक ने फिंगरप्रिंटिंग तकनीक खोज की। यानी एक व्यक्ति की जो अंगुली का निशान होता है वो दूसरे व्यक्ति के अंगुली के निशान से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की तो खोज फ्रांसिस गाल्टन ने की थी, लेकिन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उस तकनीक की खोज की थी एलेक्स जेफरी ने। इस एलेक्स जेफरी ने बताया कि एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं हो सकता है। समझ गए? एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कभी मैच नहीं हो सकता है। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मुख्य उपयोग होता है कभी भी किसी प्रकार का जैसे कुछ विवाद हो जाता है। विवाद इन द सेंस, सबसे पहले अपन कहते हैं कि पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद का मतलब यह है कि जैसे जमीन जायदाद का विवाद होता है कि मान लो कोई कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है और वो कहता है कि ये मेरा बाप है। जैसे बाप करोड़पति अरबपति है और वो नट जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है कि वो उसकी संतान है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहते हैं और भी समस्याएं आती हैं। कई बार हत्याकांड हो जाता है। हत्याकांड में क्या होते हैं कि किसी का मर्डर होता है तो 4 व्यक्तियों पे शक है, 1, 2 और 3 और 4 व्यक्तियों पे शक है कि ये कोई ना कोई यहाँ पे उपस्थित था। तो डीएनए फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है वहां पर मिले बाल, नाखून और अपन कह रहे हैं रक्त से। वहां पर अगर मान लो किसी प्रकार का बाल मिल चुका है, किसी प्रकार का रक्त मिल चुका है, या मान लो कोई अन्य अवशेष मिल चुका है, वहां पर शरीर का त्वचा मिल चुकी है या उसका कोई अन्य अवशेष मिला है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पता चल जाता है कि वो व्यक्ति वहां उपस्थित था। ठीक है, तीसरी विशेषता आपको बताना है कि कभी कभी किसी का बलात्कार हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसके शरीर में जो वीर्य होता है उस वीर्य से भी पता चलता है कि इसका बलात्कार इस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, या कोई किसी प्रकार का जैविक विकास होता है, उस जैविक विकास का प्रमाण भी डीएनए है। जैसे एक मान लो जीव है, उसका डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से थोड़ा अलग होता है। लेकिन जैसे घोड़े के जैविक विकास का अध्ययन करना है तो घोड़ा पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, उन सब के डीएनए को मिलाया गया तो वो डीएनए लगभग समान आता गया, यानी एक जैसा होता गया। तो उससे जैविक विकास का भी अध्ययन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा सॉल्व किया जाता है। आज के टाइम में आप जानते ही हो कि बहुत सारी समस्याओं में जमीन जायदाद की लड़ाई होती रहती है। इसी तरह से कई बार ऐसी पारिवारिक समस्याएं आती है कि कोई पति होता है वो अपनी पत्नी पर शक करता है कि ये संतान मेरी है कि नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में जो बच्चा होता है उसका डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है वो बच्चा उनका है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई हत्याकांड हो जाता है तो वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके जैसे नाखून के अंदर जैसे ये लड़का और लड़की लड़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि लड़की के नाखून होते हैं उसके अंदर उस लड़के की चमड़ी फंस जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, पता चल जाता है। अब किसी प्रकार का कोई बलात्कार वगैरह होता है तो उसके वीर्य होते हैं उसके शरीर में चले जाते हैं लड़की के, तो उस कंडीशन उस वीर्य जांच से भी पता चल जाता है कि बलात्कार ये है। ठीक है, फिर उसके बाद जैविक विकास हो रहा है, उस जैविक विकास का अध्ययन भी किया हो जाता है। आजकल एक सबसे ज्यादा हो रहा है, जैसे कोई बस जल गई और 10 जने उसमें लाश के रूप में मौजूद है, सब जली हुई लाशें हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता है कि वो लाश किसकी है। तो उस कंडीशन के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, जो हड्डी होती है उस हड्डी के अंदर क्या होती है, जो अस्थि मज्जा होती है उसको ले लिया जाता है, हड्डी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको लिया जाता है।
और अपन कहते हैं जैसे दांत होते हैं, उन दांतों को सैंपल के रूप में लिया जाता है और उनका जो डीएनए होता है उसको टेस्ट किया जाता है और वो टेस्ट करके पता चल जाता है कि वो व्यक्ति फलाना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए होता है उस डीएनए की विशेषता होती है कि वो आधा माता के समान होगा, आधा पिता के समान होगा। ठीक है, जो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट आएगा वो आधा उसके माता के समान होगा और आधा उसके पिता के समान होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब तकनीक आई तो पता चला कि कोई भी संतान है, उस संतान के अंदर आधे गुण उसके माता के होते हैं और आधा पिता के होते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि वो मेरा पिता नहीं है, तो उसमें ये गुण नहीं आएंगे, सिर्फ उसकी माता के गुण मिलेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के गुण मिलेंगे, तब वो शक है वो पक्का यकीन में बदल जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है। अब अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी तकनीक बताएंगे, आपको विधि बताएंगे कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक विधि बताओ। विधि बहुत सरल है। सबसे पहले आप क्या है, आप मान लो जासूस हो तो आप क्या करते हो, जहां पे हत्याकांड हुआ है वहां जाते हो और उस व्यक्ति की त्वचा की कोशिका आपको वहां मिल जाती है या उसके बाल मिल जाते हैं या आप उसके क्या करते हो, वीर्य मिल जाता है या उसका रक्त मिल जाता है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैंपल चाहिए। आपको सबसे पहले आपका टारगेट है सैंपल। जैसे मान लो ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर क्या हुआ है, हत्याकांड हुआ है। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर मान लो हत्याकांड हुआ है, आप फॉरेंसिक जांच कर रहे हो, आपको सीटों के ऊपर अचानक एक बाल मिलता है, तो बाल क्या हो गया, सैंपल हो गया। इसी तरह से ये घर है, इस घर के अंदर मान लो हत्याकांड हुआ है, तो आप कारपेट को ढूंढ रहे हो, कारपेट पर अचानक आपको एक खून का धब्बा मिल जाता है। तो ये खून का धब्बा है, बाल है, त्वचा है, ये सब क्या है, ये सैंपल के रूप में काम आते हैं। तो सबसे पहले आप सैंपल लेते हो। क्या ले लिया आपने, सैंपल। सैंपल लेने के बाद ये सैंपल हैं, इसको क्या करते हो, आप एक मशीन के अंदर डालते हो। उस मशीन के अंदर से क्या होता है, उच्च रेफ्रिजरेशन तकनीक होती है, यानी उच्च अपकेंद्रण रेफ्रिजरेशन यंत्र में डालते हो। तो क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना चाहो तो इसके ऊपर सेलुलोज डाल दो, एंजाइम, या जो है इसकी कोशिका भित्ति बनी हुई है उसको आप गला दो और इस डीएनए को आप क्या करो, बाहर निकाल दो। सीधा सा तरीका ये है कि उच्च अपकेंद्रण एक रेफ्रिजरेशन यंत्र आता है, उसके अंदर इसको डाल दो, ये आपके पास में डीएनए बाहर आ जाता है। अब समस्या आती है कि डीएनए आपके पास में है कम, क्या है, कम है। आप इस डीएनए को क्या करते हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से यानी पीसीआर तकनीक की सहायता से कुछ ही मिनट के अंदर आप इस डीएनए का आवर्धन कर लेते हो और इसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार कर लेते हो। इस डीएनए की आप बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेते हो। कॉपी इन द सेंस आपको पता है कि एक ही डीएनए है, मैं उसको क्या करूंगा, अगर इसको काम में ले लूंगा तो फिर इसकी प्रतिलिपि मुझे चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पीसीआर तकनीक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसकी सहायता से कुछ ही सेकंड के अंदर इसकी करोड़ों कॉपी बन जाती है। अब अपन एक है उसको आगे काम में लेते हैं, बाकी ये सब स्टोरेज के रूप में सुरक्षित रहती है। ये डीएनए मेरे पास में है सैंपल, क्या है, सैंपल, जिसकी मैंने बहुत सारी कॉपियां बना ली है, मैं ये कॉपी काम में ले रहा हूं। अब इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से काट लूंगा। ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में कट जाएगा। ये डीएनए क्या होगा, अलग अलग लंबाई के खंडों में कट जाएगा, कोई डीएनए छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है, डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू है, ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाला एंजाइम है। मैं इसको इसे काट लूंगा जगह जगह से और डीएनए अलग अलग छोटे छोटे लंबाई के खंडों में बट गया। अब इसके बाद जो ये डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में कटा है, मैं इसको क्या करूंगा, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र के अंदर डाल दूंगा। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र के अंदर जैसे ही मैं इसको डालूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ये एक ऐसी मशीन है, इसमें डीएनए यहां से डाला जाता है, इसके अंदर एगारो जेल भरा होता है,
इसके अंदर एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है। चूंकि अपन जानते हैं डीएनए कैसा अणु है, ऋण आवेशित अणु है, तो ये धनावेशित सिरे की तरफ गति करता है। धनावेशित सिरा अपन जानते ही हैं क्या होता है, ऋण आवेशित क्या होता है। तो डीएनए तुरंत गति करता है और अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है, अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। जो हल्का डीएनए है वो ज्यादा गति करेगा और जो भारी डीएनए होगा वो कम गति करेगा, उससे भारी होगा वो और कम गति करेगा और उससे भारी होगा वो और भी कम गति करेगा। तो डीएनए अपने अणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है, डीएनए अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है, डीएनए अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। इस एगरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन का एक ही काम है कि इस डीएनए को ये क्या किया जाता है, डीएनए को अपने आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। अपन ने सबसे पहले डीएनए लिया, डीएनए लेने के बाद उसको पीसीआर तकनीक से बहुत अधिक संख्या में बना लिया, प्रवर्धन कर लिया। फिर उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में कट गया। फिर उसके बाद उसको एगरो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र के अंदर डाला, डीएनए अपने आणविक भार के अनुसार क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। फिर उसके बाद अपन इसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, फिर अपन इसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं, इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और पराबैंगनी विकिरणों में इसको देखते हैं तो ये आपको क्या होगा, चमकीली बैंगनी धारियों के रूप में दिखाई देगा। फिर अपन इसको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और इसको चमकीली धारियों के रूप में देखते हैं। फिर उसके बाद ये डीएनए है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये डीएनए बाहर निकाल दिया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है और पराबैंगनी किरणों में देखा जाता है। फिर ये द्विकुंडली डीएनए, द्विरज्जु की डीएनए है, इसको क्षारीय रंजकों में डाला जाता है और क्षारीय रंजक इसको द्विरज्जुकी को क्या करते हैं, एक रज्जुकी डीएनए में बदल देते हैं। ये क्षारीय रंजक क्या करते हैं, इसको द्विरज्जुकी को एक रंजक में एक रज्जुकी में बदल देते हैं। अब यह आपको इस तरह से एक रज्जुकी है, इसको कहते हैं विकृतीकरण। डीएनए क्या कहते हैं, विकृतीकरण के नाम से जानते हैं। डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए में जो दो बंद है वो टूट गए क्षारीय रंजक की सहायता से, ये द्विरज्जुकी एक रज्जुकी में हो गया। फिर इसको नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर है, जो नाइट्रोसेलुलोज का जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर इसको डाल दिया जाता है। ये नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर के ऊपर इसको डाल दिया। ठीक है, तो इसको किस में स्थानांतरित कर दिया, अब नाइट्रोसेलुलोज है, नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर है या नाइलॉन का जो पेपर है नाइट्रोसेलुलोज है उसके फिल्टर पेपर पर ये डाल दिया। फिर आपके पास में एक जासूस डीएनए होता है, जिसको आप कहते हो प्रोब डीएनए, ये रेडियो एक्टिव डीएनए है, इसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है। ये प्रोब डीएनए है, इसका अनुक्रम हमें क्या होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, इसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है। इस प्रोब डीएनए के साथ इसको संकरित कराते हैं, इस प्रोब डीएनए के साथ इसको क्या करते हैं, संकरित कराते हैं। इस प्रोब डीएनए के साथ इसको क्या करते हैं, संकरित कराते हैं। ये प्रोब डीएनए की परिभाषा पूछी जाती है। प्रोब डीएनए मतलब जासूस डीएनए, ऐसा डीएनए जिसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है उसको प्रोब डीएनए कहते हैं। इसको संकरित कर लिया जाता है। अब ये क्या होता है, ये जैसे डीएनए है तो डीएनए में कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसको अपन कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनका अनुक्रम होता है वो पुनरावर्ती क्रम में होता है। कुछ डीएनए ऐसा होता है जिसका अनुक्रम पुनरावर्ती क्रम में होता है, उनको कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। इसके साथ ये जाके ये प्रोब डीएनए जुड़ जाता है। फिर अपन इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्सरे गिराते हैं और ये वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के साथ में जो ये प्रोब डीएनए जुड़ा है ये चमकीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपने मेन इसका कंसेप्ट है। ये पूछा जाता है कि जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है यानी अनुक्रम जो पुनरावर्ती क्रम में है उनकी संख्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निश्चित होती है। जैसे एक व्यक्ति का डीएनए है उसके अंदर 6
वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स हैं पुरुष के अंदर, और स्त्री के अंदर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स 4 है, तो जो बच्चा होगा उसके अंदर 10 वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स आएंगे। क्या आएंगे? 10 वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स आएंगे। तो उसमें 10 धारियां दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? 10 धारियां अलग अलग लंबाई की दिखाई देगी, वो और किसी में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। किस तरह से क्या है कि सबसे पहले तो अपन ने क्या लिया, किसी व्यक्ति का त्वचा, बाल, वीर्य या रक्त ले लिया। लेने के बाद उसको उच्च केंद्र रेफ्रिजरेशन यंत्र में डाल दिया, तो वो डीएनए अलग हो गया। ये डीएनए आपके पास में बहुत कम है, आपको क्या करना है, इसका सैंपल बनाना है। तो आप क्या करते हो, पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हो। पीसीआर तकनीक अपन चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। यानी ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर, कुछ ही सेकेंड के अंदर एक छोटा सा डीएनए होता है, वो उस डीएनए की बहुत सारी कॉपी हो जाती है। मेरे पास में एक ये पेपर है और इसमें सवाल लिखे हुए हैं और 100 बच्चे हैं, उनका टेस्ट लेना है और पेपर मैंने एक बनाया है। मैं क्या करूंगा, इसको फोटोकॉपी मशीन में डालूंगा पेपर को, कुछ ही सेकंड के अंदर या कुछ ही मिनट के अंदर मेरे पास इसकी 100 कॉपी हो जाएगी। तो जब आपके पास डीएनए कम हो और उसकी बहुत सारी कॉपियां करनी होती है, तो कौन सी तकनीक काम लेते हैं? पीसीआर तकनीक काम में लेते हैं। ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि जब डीएनए बहुत कम मात्रा में होता है और आपको बहुत अधिक संख्या में उसकी प्रतिलिपि बनानी होती है, आप कौन सी तकनीक अपनाते हो? पीसीआर तकनीक। फिर उसके बाद आप इसको क्या करते हो, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटते हो। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है, आप इसको उपयोग में लेते हो, डीएनए छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये डीएनए है, ये ऋण आवेशित अणु होता है, इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों को एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालते हैं। इस मशीन की विशेषता होती है कि इसमें डीएनए अपने आणविक भार के अनुसार क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, यानी बड़ा अणु, छोटा अणु, छोटा अणु, छोटा अणु, फिर इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है। फिर इसके बाद इसको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करते हैं और पराबैंगनी किरणों में ये चमकीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। फिर इसका डीएनए विकृतीकरण करते हैं क्षारीय रंजक की सहायता से, द्विरज्जुकी होता है उसको एक रज्जुकी में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इसको नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर या नायलॉन के फिल्टर पेपर पर इसको स्थानांतरित कर देते हैं और प्रोब डीएनए के साथ संकलित करते हैं। अब सवाल आता है, प्रोब डीएनए क्या है? एक ऐसा डीएनए जिसको जासूस डीएनए कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव डीएनए है उसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है, उसको कहते हैं प्रोब डीएनए। फिर इस प्रोब डीएनए की विशेषता होती है हर जगह नहीं जुड़ता है, सिर्फ वहीं जुड़ता है जहां पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम पुनरावर्ती क्रम में होता है। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, यानी जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम पुनरावर्ती क्रम में होता है वहीं पे ये जाके जुड़ता है। फिर अपन इसके ऊपर एक्स रे गिराते हैं, एक्स रे गिराया जाता है तो ये चमकीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या होता है। ये छोटी सी बात है कि आपको क्या करना, आपको समझना है कि ये क्या है, एक व्यक्ति है, उसके अंदर इस तरह की ये धारियां आई है, 3 और 3 धारियां, ये 4 धारियां मान लो। ठीक है, और अब इसके जब पिता का डीएनए टेस्ट किया गया और इसकी माता का डीएनए टेस्ट किया गया, अगर इसके अंदर जैसे पिता है, इसका ये चौथा गुणसूत्र है और माता का ये चौथा गुणसूत्र है। ठीक है, इसकी ये 4 धारियां आएंगी, इसकी 3 धारियां आएंगी। तो इसके पिता का टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर 4 धारियां आनी चाहिए और माता का टेस्ट करेंगे तो इसमें 3 धारियां आनी चाहिए। ये 4 धारियां आ गई, ये 3 धारियां आ गई, इसका मतलब ये इसके माता पिता समान है, क्या है, लेकिन गुणसूत्र चौथा है वो ही लेंगे, क्या करेंगे, चौथा ही लेंगे। तो इसमें 4 धारियां और 3 धारियां आ जाएगी। आपकी किताब के अंदर क्या है, आपकी किताब के अंदर एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र के अंदर क्या है, जैसे गुणसूत्र 7वां लिया गया, गुणसूत्र 12वां लिया गया और गुणसूत्र मान लो 13वां लिया गया। ठीक है, अब ये लेके इसके क्या है, इसके गुणसूत्र हैं उनको देखा गया, तीनों के गुणसूत्र को देखा गया, उसके अंदर इस तरह से डॉट 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 देखे गए कि उसमें वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें बनाए गए। फिर उसके बाद उनके डीएनए को क्या किया गया, मैच किया गया, उनके सैंपल बनाए गए और फिर अपराधी हैं इसके इस तरह से ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स आए, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और फिर उसके बाद में एक अन्य व्यक्ति है जिस पे आपको शक है, उसका बनाया गया।
तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया कि डीएनए किसका समान है। ठीक है, ये धारियां जिसकी समान आई इसका मतलब वो वहां मौजूद था। एक लड़की है, मान लो आपने देखा कि उसका हत्या हो गई, क्या हो गई, हत्या हो गई लड़की की। उसके जब नाखून है, नाखून के अंदर चमड़ी मिली, नाखून के अंदर क्या मिली, त्वचा मिली। उस त्वचा का जो डीएनए सैंपल है वो बनाया गया, तो उसमें ऐसी धारियां आई। अब आपको जिस व्यक्ति पे शक है, जैसे एक व्यक्ति का आपने डीएनए बनाया फिंगरप्रिंट, तो उसकी ऐसी धारियां आई। दूसरा व्यक्ति है, उसकी इस तरह से धारियां आई हैं। आप कहोगे अपराधी ये होगा, इसका डीएनए फिंगरप्रिंट समान नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से किसी बच्चे को होने वाली बीमारी का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, या किसी प्रकार की कोई अन्य व्याधि है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। आपको ये तकनीक पक्की याद रखनी है, इसको आप शॉर्ट नोट बना लो किस तरह से क्या होता है।